पेशेंट से ऐसी बात करोगे? पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब बताओ तो सही क्या है। अरे बोल दिया मन ही मन, जो मेरी हाँ, सही है। क्यों सुमन, आज बोला नहीं तूने? सर वो जो आपने ठंडा पिला दिया था, पता नहीं उसमें क्या मिला हुआ था, मैं बीमार हो गई है। ठंडे की ओवरडोज से बीमार हुई है तुम। ओवरडोज से बीमार हुई है। चलो भाई आज कोशिश करते हैं, कोशिश क्या चैप्टर पूरा ही कर देते हैं। पढ़ लो, तुमको डाउट हो तो पूछ लो। ह्यूमन इवोल्यूशन और एक हार्डी विनबर्ग है, बस क्वेश्चन कराऊंगा मैं तुम्हें, तुम्हारे कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। क्या रोज रोज पढ़ाना है, कभी खुद भी पढ़ा करो। ह्यूमन इवोल्यूशन बता दूंगा थोड़ा, दोनों में से एक चीज पूछ लो, हार्डी विनबर्ग की ह्यूमन इवोल्यूशन। ऑप्शन ही नहीं है बहुत का। पहले हार्डी विनबर्ग फिर ह्यूमन इवोल्यूशन। चलो तो पहले ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ता हूं। क्या मुश्किल है दोनों में ये बताओ पहले। नहीं मुश्किल कौन सा ये बताओ। नहीं नहीं इन दोनों में से ज्यादा मुश्किल कौन सा बताया? चलो ह्यूमन इवोल्यूशन पहले फटाफट करा देता हूं, फिर हार्डी विनबर्ग। हैं क्या पोहे चावल? ये हॉस्टल वाले से कैसे लगे मुझे? मेस के चावल है क्या? तू तो हॉस्टल में रहता ही नहीं। अच्छा इस हॉस्टल में क्या तू? अच्छा तीनों यहाँ, वो तो ये दो तो है, तेरा नहीं पता है। सब एक ही सारे हॉस्टल में हो गया, एक ही रूम है। तेरा कौन सा गांव है? रेवाड़ी। तू अलवर से। अनिल कहाँ का था? नागौर। नागौर में कहाँ, जायल? हाँ मेड़ता बताया था, मेड़ता सिटी की मेड़ता रोड मैंने पूछा था, मेड़ता रिया। हाँ चलो भाई ह्यूमन इवोल्यूशन में कुछ सीक्वेंस है वो बता दूं बेटा जी मैं तुम्हें, बताओ पढ़ रखा होगा। फिर आपका क्या काम है सर? ऐसी बात तो नहीं, कुछ नहीं आता, आता तो है तुम्हें, हल्का फुल्का तो आता ही है। चलो इवोल्यूशन में देखो बच्चों, कुछ सीक्वेंस बता रहा हूं मैं तुम्हें। सबसे पहले जो आए वो थे ड्रायोपिथेकस, और उसके साथ में एक और आए थे जिनका नाम था रामा पीथेकस और सीवा पीथेकस, ये आए थे ना। अब जो ड्रायोपिथेकस होते थे बेटा जी, वो आज से ऐसा बताते हैं 15 मिलियन ईयर्स एगो। MY का मतलब मिलियन ईयर्स एगो, आज से 15 मिलियन साल पहले थे। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, ठीक है। और ये जो ड्रायोपिथेकस थे वो मोर एप लाइक थे, मतलब किसके जैसे दिखते थे? एप समझते हो तुम? चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरेंगुटान, ये उनके जैसे थे। देखा है क्या? अरे मूवी नहीं देखी फिर हेरा फेरी, ये अमला पगला दीवाना 2, गोरिल्ला। प्लेनेट ऑफ एप देखी होगी, प्लेनेट्स ऑफ एप, काले घने लंबे बालों आते होते ना, गोरिल्ला। गोरिल्ला नहीं देखा? अरे मुझे मत देखो ऐसे, गोरिल्ला देखा है क्या? सर हाँ फील आ रही है, उसके भयंकर बाल होते हैं, अपने तो है ही नहीं। तो मोर एप लाइक की बात करता हूं, एप्स जैसे हैं। नहीं नहीं वो सर भी नहीं, आज सर को बताता हूं मैं क्या बोलती है सुमन। सुन गया मैंने, किन के बारे में बोला? दीवार के भी कान होते हैं और वो दीवार मैं हूं। मुझे सुन गया। अच्छा मैं कुछ और सुन ले। अच्छा मैं सॉरी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब सही हो, ओके। तो मोर एप लाइक, तो एप बेटा जी गोरिल्ला चिंपैंजी उनके जैसे थे। इसलिए जो ड्रायोपिथेकस थे ना, इनसे तो किन का ओरिजिन हुआ? एप्स का। एनसीईआरटी लिखती है कि जो इनकी वॉकिंग स्टाइल थी, वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, एप्स की तरह चलते थे। अब ये ध्यान रखना एप्स कैसे चलते होंगे,
चिंपांजी कैसे चलता है? 2 पैरों पे कि 4 पैरों पे? 4, 2 पे कैसे? ऐसे चलता है ना। और हाथ ऐसे नहीं रखता बेटा जी, वो ऐसे रखता है। नकल वॉकर, इनको नकल बोलते हैं, ऐसे चलता है। एक बार चल के बताओ सर, कैसे? नकल वॉकर, मतलब नकल यहां से चलेगा 4 पैरों पे, उसको बोलते हैं नकल वॉकर। तो चिंपैंजी गोरिल्ला की तरह चलते थे। एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा, लेकिन मैं लिख रहा हूं, नकल वॉकर इनको बोलते थे बेटा जी। इस वाले पोर्शन को नकल बोलते हैं ना, ऐसे चलते थे वो, नकल वॉकर। फिर रामापिथेकस जो थे, ये भी आज से कितने टाइम पुराने थे? 15 मिलियन। बट फर्क है, ये किसके ज्यादा क्लोज थे? एप्स के। और जो रामापिथेकस है बेटा जी, ये मोर ह्यूमन लाइक, मतलब इनसे किसका ओरिजिन हुआ होगा? ह्यूमंस का। तो एक बार आरपीएमटी 2014 में क्वेश्चन आया था, हमारा सबसे प्रिमिटिव एंसेस्टर रामापिथेकस। नाम से समझो, रामा सिवा। कहां मिले होंगे इनके फॉसिल्स? अमेरिका में तो मिले नहीं होंगे, नाम रामा सिवा दिया। एशिया में भी, इंडिया बोलता चोरा वगे, कहां मिले होंगे फॉसिल्स? भारत में। तभी तो नाम क्या दिया? रामा एंड सिवा पिथेकस। शिवालिक हिल्स है बेटा, जैसे अपने में हिल्स है ना, वो कौन सी? अरावली हिल्स है, वैसे शिवालिक हिल्स है आसाम, उधर साइड में, सिक्किम साइड में, वहां से फॉसिल्स मिले थे, तो नाम ही क्या दे दिया? सिवा। हमारे वो मतलब भगवान बोलो ना, यही वो क्या हुआ, मतलब उनसे नाम रखा है, वो नहीं थे, उनसे नाम रखा है रामा पिथेकस। और शिवालिक हिल्स में तो शिवा पिथेकस। नहीं नहीं, अरे फॉसिल्स तो ह्यूमन ने डिस्कवर किए हैं, तो नाम तो हम रखते हैं ना, तो अपने हिसाब से जहां मिले उनके हिसाब से नाम रख दिए। कौन? हाँ, तो सृष्टि की रचयिता है, उनकी तो क्या बात करनी। साइंस और रिलीजियस को अलग अलग रखो, मिक्स ना करो आप। बाकी नाम उनके उनके ऊपर रखा गया है, क्योंकि डिस्कवर तो ह्यूमन ने किया था ना, तो हमने अपने हिसाब से रख दिए। इंडिया से मिले तो ये नाम रख दिए। आपसे इतना पूछेगा कि ड्रायोपिथेकस तो एप लाइक थे और रामापिथेकस ह्यूमन है। हमें अपनी बात करनी है, ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। अब रामा सिवा पिथेकस के बाद अगली एक कैटेगरी आई थी बच्चों, उसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस या ऑस्ट्रेलोपिथेसीन। पहला जो गड़बड़ करते हो सबसे ज्यादा आप, आपसे पूछेगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहां मिले होंगे। नाम से तुम कहते हो सर ऑस्ट्रेलिया में मिल गए होंगे, लेकिन नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ये थे ईस्ट अफ्रीका। ये वाली कैटेगरी कहां थी? ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में, अफ्रीका में घूम रहे थे आज से 2 to 4 मिलियन ईयर्स एगो। देखना बच्चों, ये कब थे? अब हम कहां आ गए? मतलब हमारे क्लोज आ रहे हो ना, मॉडर्न मैन के क्लोज आ रहे हैं, 2 से 4 मिलियन। इसके बारे में लिखा है 600, ये इनकी क्या थी? क्रेनियल कैपेसिटी। दिमाग की कैपेसिटी कितनी थी? 600। ये लगातार बढ़ती रहेगी, दिमाग अपना एडवांस होता रहेगा। और हाइट बताती है एनसीईआरटी 4 फुट से ज्यादा नहीं थी इनकी। और ये स्टोन से हंटिंग करते थे, लेकिन फ्रूट ईटर थे, खाते अभी भी फ्रूट थे, मतलब मांसाहारी नहीं थे। और एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस के लिए एनसीईआरटी लिखती है, पहली बार 2 पैरों पे चलना स्टार्ट किया था, फर्स्ट बाइपीडल लोकोमोशन। सुनो, इससे पहले कौन थे? ड्रायो और रामापिथेकस। कैसे चलते थे? गोरिल्ला, एप्स की तरह। एप्स कैसे चलता है? 4 पैरों पे, नकल वॉकर। ऑस्ट्रेलोपिथेकस वो पहले थे जो 4 की बजाय 2 पैरों पे चलना स्टार्ट किया। मतलब 4 से अपन किस पे आ गए थे? 2 पे। हाथ हमारे फ्री हो गए, हम 2 पैरों पे चलना स्टार्ट हो गए। लेकिन अभी भी जो बॉडी थी वो थोड़ी सी झुकी हुई थी, पूरी तरह से इरेक्ट नहीं होते। 2 पैरों पे चलना चालू कर दिया था बेटा जी, लेकिन अभी भी थोड़े से बेंड थे, बैकबोन में थोड़ा सा बेंड था। तो इसके कैरेक्टर कहां थे? ईस्ट अफ्रीका, 2 से 4 मिलियन साल पहले थे। ये इनकी क्रेनियल कैपेसिटी, हाइट 4 फीट से ज्यादा,
नहीं थी। स्टोन से हंटिंग करते थे, जंगलों में रहते थे, कोई जानवर आ गया तो पत्थर से उसको दे मारी भाटा की उठा के। लेकिन खाते क्या थे? फ्रूट। फ्रूट ईटर थे, मांसाहारी नहीं थे, कार्निवोरस नहीं थे। और पहली बार दो पैरों पे चलना स्टार्ट किया। एनसीईआरटी ने दो कंट्री के नाम भी दिए हैं बीच में कहीं, इथोपिया और तंजानिया। बोला है इथोपिया तंजानिया में कुछ फॉसिल्स मिले, तो बेटा जी वो जो इथोपिया तंजानिया है वो ईस्ट अफ्रीका के ही कंट्री है। इथोपिया और तंजानिया कहां की कंट्री है? ईस्ट अफ्रीका। तो वहां से इनके फॉसिल्स मिले। तो रामा सिवापिथेकस के बाद कौन आ चुके थे? ऑस्ट्रेलोपिथेसीन। अगली कैटेगरी पे आ रहा हूं। ऑस्ट्रेलोपिथेसीन के बाद कौन आए? होमो हैबिलिस। फिर आया होमो इरेक्टस। फिर आ गया बेटा जी होमो सेपियंस। सीक्वेंस वाइज। तो पहले होमो हेबिलिस आया। हेबिलिस वर्ड का मतलब ही होता है टूल मेकर। इन्होंने क्या बनाने चालू कर दिए थे? टूल्स। ये क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ के हो गई थी 600 650 से 800 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी। ये अभी भी इसेंशियली एट फ्रूट हर्बीवोरस थे। मतलब एनसीईआरटी कहती है ये भी मीट नहीं खाते थे। और इनको बोला गया फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड। देखना बच्चों बोर्ड पे, ये होमो सेपियंस जब आप अपने बारे में लिखते हो ना, तो उसमें होमो क्या होता है? जीनस, ये उसकी स्पीसीज। तो पहला होमोजीनस का मेंबर, होमोजीनस का पहला मेंबर कौन था? हैबिलिस। तो इसको बोला फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमोनिड। ये होमोजीनस का पहला मेंबर था, तो बोल दिया फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमोनिड। क्रेनियल कैपेसिटी 650 से 800। हर्बी वोरस। नेचर वाइज कैसे थे? हर्बी वोरस। अब टूल्स बनाते थे, बोन्स और स्टोन से क्या बनाते थे? टूल्स बनाते थे। थोड़ा दिमाग आ गया था, हड्डियां ले ली जानवरों की, आगे से उसको पॉइंटेड तीखा करके भाला बना लिया, उससे शिकार करते थे, डेवलप हो गए थे। फिर आया होमो इरेक्टस। इसमें एक वो मैन आया जिसका नाम क्या था? जावा मैन। एनसीईआरटी ने लिखा फॉसिल्स मिले थे 1891 में। क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ के होगी 900 सीसी। और सबसे मेन चीज इन्होंने फायर इन्वेंट की थी। ये आज से 1.5 मिलियन ईयर्स एगो थे। आग के बारे में एनसीईआरटी नहीं लिखती, हमें लिखना है। एकदम लास्ट लाइन में लिखा है, देखो होमो इरेक्टस लिखा है, तो वहां एरो करके लिख लो यूज्ड फायर। इरेक्टस वो पहले थे जिन्होंने फायर को यूज किया था। और फायर को 3 काम में यूज लेते थे बेटा जी। प्रोटेक्शन में यूज होती थी आग, हंटिंग में यूज होती थी आग, और सबसे मेन कुकिंग में इसका रोल था फायर का। प्रोटेक्शन में कैसे होती थी? ये सब आग लगा के बैठ जाते थे बेटा जी, खुद के नहीं, आसपास। खुद के थोड़ी लगा होगा, आसपास आग लगा ली तो जंगली जानवर नहीं आते थे, खुद के लगा ली, हो गया काम। फिर हंटिंग, आग से मसाल वसाल लेके जाते, शिकार करते। सबसे मेन चीज कुकिंग। अब तक देखो बेटा जी सारे हर्बीवोरस थे। पहली बार आग जलाई तो मान लो कोई खोपड़ी वोपड़ी आग में गिर गई जानवर की, सिक गई, रोस्टेड हो गई, और किसी ने उसको टेस्ट कर लिया, टेस्टी लगा। अब तक तो बेचारे घास फूस खा रहे थे, हर्बीवोरस थे। अब जैसी मांस खाया, टेस्टी लगा, रोस्टेड लगा, अब धीरे धीरे कैसे बन गए? कार्निवोरस। तो पहले जो कार्निवोरस थे वो कौन थे? होमो इरेक्टस। और उसका रीजन था कुकिंग। और कुकिंग में भी रीजन कौन था? फायर। इन्होंने यूज्ड फायर स्टार्ट सबसे पहले, होमो इरेक्टस। फाइनली हम आए, हमारा जीनस होमो सेपियंस आया। और सेपियंस में 3 नाम आते हैं बेटा जी। एक आया निएंडरथल, दिया एनसीईआरटी में। क्रोमैग्नन नहीं दिया एनसीईआरटी में। फिर आए हम, बोले तो मॉडर्न मैन।
सबसे लास्ट में आए मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन का वैसे नाम क्या है बच्चों? होमो सेपियंस सेपियंस। होमो सेपियन सेपियन, पता है क्या आपको? इसमें होमो क्या है? जीनस, सेपियंस स्पीसीज, सेपियंस सब स्पीसीज, जीनस स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। इसको बोला होमो सेपियन निएंडरथैलेंसिस। निएंडरथैलेंसिस कौन सा मान हो गया? सब स्पीसीज, निएंडरथल हो गया। निएंडरथल के लिए लिखा है एनसीईआरटी में, ये 1 लाख से 40,000 ईयर्स पहले थे। अब तक तो आप चल रहे थे 1.5 मिलियन, 15 मिलियन, धीरे धीरे हम क्लोज आते जा रहे हैं। मिलियन से हम हजारों में आ गए, 40,000 पे आ गए। क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ के हो गई थी 1400 सीसी। देखो, एक 2 बार नीट का क्वेश्चन, जब ह्यूमन का इवोल्यूशन हो रहा था तो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज क्या था? रेगुलर इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी। रेगुलर इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी। देखो पीछे से बेटा जी, ये 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। यहां से चालू किया मैंने, क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी? 600। 600 से फिर आप आए होमो हेबिलिस, बढ़ के हो गई 800, 650 800, फिर 900। अब कहां पहुंच गए आप? तो रेगुलर इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी लगातार बढ़ रही थी, दिमाग एडवांस होता जा रहा था। अब उसके अलावा निएंडरथल मिलते थे एशिया में, सेंट्रल एशिया लिखा हुआ है, एशिया में इनके फोसिल्स मिले थे। और ये थोड़े दिमाग वाले हो गए थे, बरिड देयर डेड। इन्होंने जो मर जाते थे उनको दफनाना स्टार्ट कर दिया था, बरिड देयर डेड। यहां इससे पहले तो खतरनाक वाले थे, ये तो कार्निवोरस थे, कोई मरता खुद ही खा जाते। कैनिबलिज्म, अपनी स्पीसीज को खा रहे थे। लेकिन निएंडरथल ने मरों को दफनाना स्टार्ट कर दिया था, और साथ में हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी। हाइड्स का मतलब जानवरों की खाल, जानवरों की खाल को यूज करते थे प्रोटेक्ट होने के लिए। मतलब दिमाग वाले काम करना स्टार्ट कर दिया था। रिलीजियस फीलिंग आ गई थी, धर्म कर्म को मानने वाले ये मानते थे आत्मा अमर है, मरता केवल शरीर है। आत्मा परमात्मा वाली बातें आ गई थी ना, कि भी शरीर नश्वर है, मरेंगे तो हम, हमारी आत्मा क्या है? अमर है। ऐसी रिलीजियस फीलिंग सबसे पहले कहां आई थी? निएंडरथल में। देन आए क्रोमैग्नन। नाम नहीं है एनसीईआरटी में क्रोमैग्नन बेटा जी, बट इनका एक इवेंट्स दिया हुआ है। इन्होंने स्टार्ट कर दी थी प्री हिस्टोरिक केव आर्ट पेंटिंग। गुफाओं में रहते थे, वहां आर्ट पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दिया। और ईयर लिखा है एनसीईआरटी में, आज से 18,000 ईयर्स एगो प्रीहिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप हुई थी। नाम नहीं है, बट एनसीईआरटी की नई एनसीईआरटी है तुम्हारे पास, तो उसमें एक जगह दी रहेगी बच्चों, भीमबेटका लिखा हुआ है। अगर नई एनसीईआरटी आपके पास है तो उसमें एक टर्म आता है भीमबेटका। रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी? रायसेन। वहां एक जगह का नाम है भीमबेटका। आपने पांडव तो नाम सुने होंगे ना? कितने पांडव थे? 5। सबसे बड़े युधिष्ठिर, सेकंड नंबर पे भीम, नकुल सहदेव, सेकंड नंबर पे भीम था। ध्यान रखती है इसका मतलब। सेकंड नंबर पे कौन थे? भीम। तो भीमबेटका नाम देखो, तो भीमबेटका, भीम की बैठक। अपने घरों में नहीं होती क्या, गांव में 12 को जी को कमरो वो भी ना पाके बोलना, बैठक है, कोई बाहर से आता है वहीं बैठा के उसको भेज देते हैं, बाहर गेट होता है। तो वो भी भीम जो पांडव थे उनकी बैठक थी, लोग उनसे वहां मिलने जुलने आते थे। तो मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में कई किलोमीटर लंबी फैली हुई है वो, और वहां जो चट्टाने हैं, जो रॉक शेल्टर है, उन पे खूब सारी पेंटिंग बनी हुई है। तो साइंस के अकॉर्डिंग वो कौन होंगे? वो क्रोमैग्नन होंगे, जिन्होंने केव आर्ट पेंटिंग बनाई थी। तो भीमबेटका जगह का नाम है, अंडरलाइन कर लियो, वो केव आर्ट पेंटिंग को इंडिकेट करता है। और कितने साल पहले? 18,000 ईयर्स एगो। क्रोमैग्नन वो पहले होमो सेपियंस थे बेटा जी, जिन्होंने डोमेस्टिकेशन चालू किया था, ऑर्नामेंट बनाए थे। डोमेस्टिकेशन का मतलब जानवर को पालतू बनाया। पहला जानवर जिसे पालतू बनाया गया वो कौन था? कुत्ता।
फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल भी क्या थे? कुत्ते थे। हालांकि पहले किसी ने शेर को भी पालतू बनाया था, लेकिन कुछ दिन बाद शेर तो बचा, मालिक नहीं बचा। इसलिए दिमाग आया कि ना, शेर को नहीं, किसको पालतू बनाओ? पहला डोमेस्टिकेटेड एनिमल भी डॉग ही बताना। फाइनली आ गए थे हम, बोले तो मॉडर्न मैन, होमो सेपियंस सेपियंस। और वेरी इंपॉर्टेंट, होमो सेपियंस का ओरिजिन, मॉडर्न मैन का ओरिजिन पूछे तो कहां बताइयो बेटा जी? अफ्रीका। अब छोटी सी बात सुनो सर, हमारे फोसिल्स तो इंडिया में भी मिले हैं, मिले हैं रामापिथेकस, और निएंडरथल मैन का फोसिल्स कहां मिला है? तो मतलब अपने जो भी एंसेस्टर थे ह्यूमन से रिलेटेड, उनके फोसिल मोस्टली दो ही जगह मिले हैं, एशिया और अफ्रीका। भारत इज पार्ट ऑफ एशिया। ये जावा मैन लिखा मैंने, जावा एक जगह का नाम है, वो वही है जहां मलय आर्कपिलेगो था, इंडोनेशिया, ये भी एशिया। तो ह्यूमन से रिलेटेड फोसिल्स दो कॉन्टिनेंट में मिले हैं, एशिया और अफ्रीका। फिर आरपीएमटी का क्वेश्चन तुम्हें बता रहा हूं मैं, उसके बाद तो नहीं आया, 2010 उसके पहले का क्वेश्चन है, लिखा है एनसीईआरटी में, फोसिल्स अफ्रीका एशिया दोनों जगह से मिले, बट आपसे पूछे मॉडर्न मैन का ओरिजिन कहां हुआ, आप अफ्रीका बताओगे। उसके दो रीजन सुन लो, फोसिल्स अफ्रीका और एशिया दोनों जगह मिले, तो गुरुजी फिर अफ्रीका को क्यों प्रायोरिटी दी? दो रीजन, पहला अफ्रीका में मिलने वाले फोसिल्स नंबर में ज्यादा, एशिया से उनकी नंबर क्या थी? ज्यादा। दूसरा, अफ्रीका वाले फोसिल्स में वेरिएशन ज्यादा थी, विद लॉट ऑफ वेरिएशन, और वेरिएशन से क्या आती है? चेंजेस, और चेंजेस से होता है इवोल्यूशन। तो मतलब अफ्रीका के फोसिल्स नंबर में ज्यादा, विद लॉट ऑफ वेरिएशन। इसलिए अगर ह्यूमन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपका आंसर क्या होगा? अफ्रीका। अफ्रीका में हम बने थे, फिर वहां से पूरे अलग अलग कॉन्टिनेंट में हम फैल गए, और इस मॉडर्न मैन ने चालू कर दी थी खेती बाड़ी, बोले तो एग्रीकल्चर, लिखा है 10,000 साल पहले, और सिविलाइजेशन, बस्तियां बसाना, सेटलमेंट, ये सब चालू कर दिया था। तो दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सीक्वेंस, तो तुम एनसीईआरटी में सीक्वेंस लिखो, सीक्वेंस लिखो, ये दो बार आया हुआ है। क्या सीक्वेंस लिखोगे? रामापिथेकस से चालू हो जाओ, रामापिथेकस, फिर एरो करके खुद ही लिखो। रामापिथेकस के बाद कौन? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। रामापिथेकस के बाद कौन आया था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस या ऑस्ट्रेलोपिथेसी, ने एक ही बात है। फिर होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के बाद सेपियंस में भी पहले निएंडरथल, फिर क्रोमैग्नन, और बाद में मॉडर्न मैन। सीक्वेंस पूछते हैं बच्चों, ह्यूमन इवोल्यूशन की करेक्ट सीक्वेंस। और मैंने जो इवोल्यूशन का पेपर हुआ था ना, अगर आपने लिया हो तो उसमें क्वेश्चन भी दिया एक को, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। सबसे पहले रामापिथेकस, फिर एरो करके क्या लिख लो? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर बेटा जी कौन? होमो हैबिलिस, उसके बाद होमो इरेक्टस, और फाइनली होमो सेपियंस। सेपियंस में भी सबसे पहले निएंडरथल, देन क्रोमैग्नन, और फाइनली मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन को क्या बोला? होमो सेपियन सेपियंस। एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लो इसको, सारा बता दिया मैंने। एक छोटी सी चीज आएगी, एनसीईआरटी ने अफ्रीका तो लिख दिया मॉडर्न मैन, और वहां थोड़ा सा एक बात भी लिखी है कि मॉडर्न मैन जो एरोज हुआ था ना, वो 75 to 10,000 ईयर ऑफ आइस एज। ये आइस एज क्या था? मूवी देखी है आपने? मूवी नहीं देखते क्या? आइस एज ही कौन सी आइस एज? बच्चों की मूवी है, कार्टून मूवी नहीं देखी आपने? आइस एज के 4 या 5 पार्ट आ गए, उसमें यही बताया कि कैसे जानवर इवोल्व हुए थे। आइस एज, जैसे जुरासिक नाम आया था ना, उसमें तो कौन थे? डायनासोर। आइस एज जब चल रहा था, उसमें मॉडर्न मैन इवोल्व हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था, एराइज हुआ था, ये लिखा है। और आइस एज के अंडरलाइन करना, 75,000 से 10,000 आइस एज में ह्यूमन मॉडर्न मैन इवोल्व हुए थे। और एक छोटा सा काम, ये क्रेनियल कैपेसिटी वाला भी कर लेना, ये भी बार बार पूछते हैं, मैच द कॉलम का शायद में क्वेश्चन लाया भी होऊंगा। हाँ, मॉडर्न मैन की क्रेनियल कैपेसिटी भी 1350 से 1450। एक क्वेश्चन में भी बताऊंगा तुम्हें मैं,
PYQ आया हुआ है नीट का। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की कितनी है? 600। होमो हेबिलिस की बेटा जी 650 से 800। होमो इरेक्टस बोले तो जावामेन की 900। निएंडरथल की 1400 और मॉडर्न मैन की 1350 से 1450 के लगभग। आपसे पूछे मॉडर्न मैन के क्लोज जो क्रेनियल कैपेसिटी वो निएंडरथल की है। और वो लाइन समझ आना, ह्यूमन इवोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड क्या था? रेगुलर इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी। आपके पास PYQ पड़े होंगे, उसमें ढूंढना 2 बार वो क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। रेगुलर इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी। ट्रेंड 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 नहीं, ट्रेंड। मेन ट्रेंड कौन सा था? इवोल्यूशनरी ट्रेंड कौन सा था? रेगुलर इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी। पास में प्यारे से 2 डायग्राम दे रखे हैं, ये खोपड़ियां दे रखी है कुछ। ये खोपड़ियां भी क्या समझाती है उनके नीचे देखियो। इसमें 3 खोपड़ियां हैं बच्चों, एक तो ह्यूमन की है, एक चिंपैंजी की है। चिंपैंजी एक ऐसा ऐप है जो हमारे सबसे क्लोज है, या मैं कहूं मोस्ट इंटेलिजेंट ऐप पूछे तो चिंपैंजी। चिंपैंजी में दोनों की खोपड़ी है, एडल्ट की भी है और बेबी चिंपैंजी भी है। तुम चेक कर लो, ह्यूमन के ज्यादा क्लोज कौन दिख रहा है? स्कल, बेबी चिंपैंजी। एडल्ट का तो मुंह थोड़ा सा बाहर दिख रहा है आपको, जबड़े बाहर आए हुए दिख रहे हैं। तो नीचे वाली लाइन पर डाल लो, फिगर डायग्राम के नीचे जो लिखा हो उस पर टिक लगा लो। ह्यूमन स्कल के ज्यादा क्लोज स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी। बेबी चिंपैंजी का स्कल हमारे ज्यादा क्लोज है कंपेयर टू एडल्ट चिंपैंजी। कंपेयर टू एडल्ट चिंपैंजी। बस ह्यूमन इवोल्यूशन हो गया। अब हार्डी विनबर करा देता हूं। उसमें 5 फैक्टर है, कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। P² 2P Q² वाले कर लोगे क्या? हाँ। हम्म। हैं? हाँ बोल बोल। मतलब वापस बोल। कौन सा चैप्टर पढ़ रही है तू? आज कंट्रोल रख, आज खत्म हो जाएगा ये। पता अब पता ऐसे चला, इनके जो फोसिल्स मिले थे ना, जैसे अब वो भीमबेटका जब रॉक शेल्टर देखी गई, चट्टान पे कुछ पेंटिंग बनाई हुई थी, उस पेंटिंग में इंसान के साथ जानवर भी दिखाए गए, और इंसानों के साथ एक जानवर को ऐसे बंधे हुए बार बार दिखाया जा रहा था। तो आइडिया लगा, ये सारी बातें मतलब आइडिया है कि ऐसा सा हुआ होगा। हाँ देख के, और हमारे पास क्या एविडेंस है? क्या एविडेंस है कि डायनासोर था? तो वो फोसिल्स क्या प्रिंट ही तो होते हैं। कैसे आइडिया लगाया कि वो 20 फुट होता था? कुछ बातें मतलब एनालिसिस देख के आइडिया लगा लेते हैं कि ऐसा सा कुछ रहा होगा, ऐसे एवोल्यूशन हुआ होगा। तो पेंटिंग देख के पता चला कि वो ऐसे रहे होंगे उन्होंने इतने टाइम पहले। और टाइम ड्यूरेशन तो आप कार्बन डेटिंग मेथड से लगा सकते हो। और इससे पहले जो हमने बोला कि बरीड देयर डेड, तो ये जैसे इजिप्ट नहीं है क्या, मिस्र विस्र में जो पिरामिड वगैरह थे, मतलब उन ईयर से कनेक्ट करके देखा कि वो डेड बॉडी को दफनाना उन्होंने चालू कर दिया होगा। इससे पहले जो मिले थे जावा मैन, हो सकता है उनमें कुछ ह्यूमन टाइप के भी फॉसिल्स मिल गए होंगे। तो ऐसा आइडिया लगता है कि भैया वो अपने ही मेंबर्स को खाना भी स्टार्ट कर दिया होगा। मतलब एग्जैक्ट नहीं होता, ये हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। एक इवोल्यूशनरी सीक्वेंस आप लोगों को बता दी कि ऐसा सा चल रहा होगा। बट ऑलमोस्ट ये सही चीजें हैं, क्योंकि उन्होंने जो बातें बताई थी ना वो काफी रिसर्च के बाद। और आज भी फोसिल्स मिलते हैं, अभी थोड़े टाइम पहले ही मिला था फोसिल्स। अब जो फोसिल्स मिलते हैं ना, साइंटिस्ट लोग देखते हैं कि ये इनमें से किसके बीच का है। थोड़े दिन पहले मिला था वो बताते इरेक्टस या हेबिलिस के ज्यादा क्लोज था, उस टाइम ड्यूरेशन का था, इतने सालों मिलियंस टाइम पहले का था। मतलब अगर 2 या 2 मिलियन पहले का तो इसमें ले आओ, बाद का तो उसमें ले आओ।
तो एक आइडिया सा लगा लेते हैं कि ऐसी सीक्वेंस से एवोल्यूशन हुआ होगा। अब क्या पता चले कि इन्होंने फायर को इन्होंने यूज किया होगा, क्या एविडेंस मिला है, आग मिली है, क्या क्या मिला होगा। बताते हैं ऐसी कोई पेंटिंग वेंटिंग मिली है जिसमें वो पत्थर भिड़ाते हुए दिख रहे होंगे और लगा होगा कि पत्थर भिड़ाने से हो सकता है वो खेल रहे होंगे, लेकिन आइडिया लगा कि पत्थर भिड़ाने का रीजन है कि चिंगारियां निकली होगी तो इन्होंने फायर को इन्वेंट किया होगा। आइडिया से चलता है। अब बच्चों हार्डी विनबर्ग पे आ रहा हूं मैं, और इसमें तुम लगा लियो, कुछ ऐसा है नहीं वैसे तो अलग से जो लगे। हाँ, होमो इरेक्टस के बारे में फायर वाली बात आप लिख सकते हो। उसके अलावा ये दे रखा है इसमें नीचे, हाँ एक चिंपैंजी की तारीफ कर लेना कि मोस्ट इंटेलिजेंट एप मेंशन कर लियो। कौन होगा? चिंपांजी। और चिंपांजी को बोला गया है क्लोजेस्ट टू ह्यूमन। अपने सबसे क्लोज कौन सा ऐप है? चिंपैंजी, क्योंकि ये सबसे इंटेलिजेंट होता है। ये लिख सकते हो। आप जब पेज पलटोगे ना तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, 2-3 क्वेश्चन है प्यारे प्यारे, करो देखो उनको। चौथा पांचवा क्वेश्चन ऐसा है, देखना कौन सा है। ह्यूमन के अलावा किसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। पांचवा छठा कौन सा देखो, फिफ्थ है क्या? फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ना क्या कर रहा है? एक्सेप्ट ह्यूमन कोई ऐसा जानवर जानते हो जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस है? चिंपैंजी। ये इंटेलिजेंट है, इसको भले बुरे का पता है, कोई चीज इसको एक बार बता दी जाए तो सीख लेगा। कुत्ता भी होता है लेकिन उससे भी ज्यादा एडवांस है ये। तो आंसर लिख दो वहां चिंपैंजी, और एक आंसर और लिख दो डॉल्फिन। डॉल्फिन में भी सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। चिंपैंजी एंड डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8वां क्वेश्चन सीधा सा ही है, फटाफट दो आंसर, एडेप्टिव रेडिएशन वाला है। एग्जाम्पल पूछा गया डार्विन की फिंच। क्वेश्चन 9वें पे आओ, वो है क्वेश्चन तो। ह्यूमन इवोल्यूशन इज एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। कैन यू कॉल ह्यूमन इवोल्यूशन को, क्या तुम एडेप्टिव रेडिएशन मानते हो? क्यों? कहां से? अफ्रीका से हुए, फिर हर जगह फैल गए। चलो देखते हैं अपन क्या सही में एडेप्टिव रेडिएशन है। ये मैं डार्विन की फिंच वाला एग्जांपल लेता हूं, जो क्या खा रही थी? सीड ईटिंग। एक जगह से स्टार्ट हुई, हर जगह फैल गई। इट्स एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। ओके सर। ये सीड ईटिंग थी, मान लो ये कैक्टस ईटर थी, ये इंसेक्ट ईटर थी, ये फ्रूट ईटर थी, ये वेजिटेरियन है, जो भी थी। जब डार्विन गैलापागोस आइलैंड पे गया तो बच्चों ये सारी फिंच उसको मिली, ओरिजिनल सीड ईटिंग भी मिली और बाकी सब भी मिली। दूसरी चीज, इस कैक्टस ईटर फिंच का ओरिजिन किससे हुआ था? सीड ईटिंग से। फ्रूट ईटर का, इंसेक्ट ईटर का, मतलब सब का ओरिजिन सीड ईटिंग। स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम ए देन रेडिएट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। चलो ह्यूमन को देखो, ह्यूमन में सबसे पहले कौन आया होगा? रामापिथेकस। कहीं से भी कोई एक जगह मान लो आप। क्या ऐसा हुआ होगा कि इस रामापिथेकस से बना था ऑस्ट्रेलोपिथेकस? क्या इस रामापिथेकस से फिर बना होमो हैबिलिस? क्या इससे बना होमो इरेक्टस? क्या इससे बना होमो सेपियन? क्या ऐसे हुआ होगा? नहीं सर। रामा से, फिर ऑस्ट्रेलो से, हैबिलिस से, फिर और इरेक्टस से फिर कौन आए होंगे? सेपियंस। तो सबका ओरिजिन एक जगह से स्टार्ट नहीं हुआ, अलग अलग हुआ है। एक और चीज देखो, गैलापागोस आइलैंड पे सारी फिंच आज भी प्रेजेंट थी, ओरिजिनल वाली भी, बाकी सब भी। लेकिन हम अपने एवोल्यूशन में देखते हैं क्या ऑस्ट्रेलोपिथेकस आज है, हैबिलिस है, इरेक्टस है? नहीं, पीछे वाली लिंक सब एक्सटिंक्ट हो गई। जब आगे वाली लिंक आती है तो पीछे वाली एक्सटिंक्ट। मतलब ह्यूमन इवोल्यूशन को तुम एडेप्टिव रेडिएशन कंसीडर नहीं कर सकते। तो 9th क्वेश्चन का आंसर लिख दो नो, कैपिटल एन कैपिटल ओ। नो नहीं है, ध्यान रखना भैया। अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन 10th, 10वां क्वेश्चन। हॉर्स के बारे में कुछ पूछा आपसे,
घोड़े की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री आ जाता है भाई, एनसीईआरटी में दिया तो मैं तुम्हें लिखा दूं। घोड़े का पहली स्टेज थी ईओ हिप्पस, वहीं लिख दो, क्वेश्चन के नीचे जगह पड़ी है। एक बार घोड़े का ऑर्डर पूछा हुआ है, ऑर्डर। ईओ हिप्पस, फिर घोड़ा आया मीजो हिप्पस, फिर आया मेरी चिप्पस, चिप्पस, फिर आया प्लियो हिप्पस। और अब आप बताओ मॉडर्न हॉर्स का नाम क्या है? एनिमल किंगडम में बताया था मैंने, मॉडर्न हॉर्स का नाम इक्वस। ये है मॉडर्न हॉर्स। तो घोड़े का जब इवोल्यूशन हुआ बेटा जी, तो कुछ सीक्वेंस थी। सबसे पहले ईओ हिप्पस, मीजो हिप्पस, मेरी चिप्पस, प्लियो हिप्पस और फाइनली इक्वस। सर क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा घोड़े का सबसे एंशिएंट एंसेस्टर ईओ हिप्पस, मॉडर्न हॉर्स के सबसे क्लोजेस्ट एंसेस्टर प्लियो हिप्पस, प्लियो हिप्पस। ठीक है। क्वेश्चन था घोड़े का ऑर्डर पूछा था एक बार, घोड़े का ऑर्डर कहीं नहीं है, पूछ लिया तो पूछ लिया भाई। घोड़े का ऑर्डर पूछा था। मैं तुम्हें ह्यूमन और हॉर्स दोनों की बातें बता देता हूं। उसी क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज, उन्हीं पे लिख दो, कहीं फंसा दो। आपका फाइलम, भगवान के लिए सही बताना, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। कौन सा फाइलम है आपका? कोर्डेटा। घोड़े का, अल्लो ये सोचने लग गए, कोर्डेटा। क्लास, कौन सी क्लास के मेंबर हो? घोड़ा। मैमेलिया में तो आया था। ऑर्डर चेंज हो गया आपका, ऑर्डर प्राइमेट, घोड़ा पेरिसोडेक्टाइला। ये पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। पेरिसोडेक्टाइला, घोड़े में जो टो होते हैं ना, खुर खुर, खुर बेटा जी ओड नंबर में होता है। एक या तीन खुर होता है ना, उसको पेरिसो बोलते हैं। जिनके खुर इवन नंबर में होते हैं, जैसे गाय वगैरह, दो या चार होते हैं तो उनको बोलते हैं आर्टियोडेक्टाइला। और खुर अगर ओड नंबर में हो ना, एक या तीन, तो पेरिसोडेक्टाइला। इतनी की जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पूछ लिया था एक बार तो मैं लिखा दूं। फैमिली हमेशा बनती है, जीनस के आगे क्या लगा दो? ईडी। हमारा जीनस होमो, तो फैमिली होमोनिडी। अरे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मस्का डोमेस्टिका की फैमिली नहीं बनाई थी तुम्हें? मस्कीडी, ईडी लगा था आगे। घोड़े का जीनस है इक्वस, तो फैमिली इक्विडी, जीनस इक्वस है और हमारा होमो है। बस। अब हार्डी विनबर्ग पे आते हैं, लिख लो इसको। पांच फैक्टर याद रखने हैं और फॉर्मूला याद रखना है। पी स्क्वायर टू पी क्यू स्क्वायर बराबर 1, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कितना टाइम रह गया? है अभी तो, है ना, 1 घंटा है। 12:15 तक मान रहा हूं मैं। क्यों सर मासूम बच्चों की हाई लेते हो आप? क्यों मासूम बच्चों की गालियां सुनते हैं? गालियां तो देते होंगे, है ना? सामने तो नहीं सर। ओ यूपी वाली वो दीदी कहाँ आजकल? फिर तबीयत खराब? वापस यूपी? बीमार ज्यादा रही हो, है ना? ब्लड में? क्या शो भी गया? नहीं आएगा? एंजॉय कर रहा है अभी, रिलैक्स, एग्जाम से पहले थोड़ा सेल्फ छोरे भी लेते हैं क्या सेल्फी?
आयोजन, सेल्फी। हाँ पाउट तो वही बनाते हैं बेचारे, है ना। पाउट पाउट ही होता है क्या? अच्छा कुछ ही नहीं पता आपको तो ना, तो सीधे बच्चे बेचारे, इनके पास तो मोबाइल भी कीपैड वाला है ना। हाँ ठीक है, आ जाओ हार्डी विनबर्ग की थोड़ी सी तारीफ करते हैं। कौन थे, क्या कहते थे। तो ये पीछे के दो चार क्वेश्चन है, देख लेना, मैंने बता दिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, और कुछ नहीं है। हार्डी विनबर्ग पे आते हैं बच्चों। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल देखियो क्या है। ये दो साइंटिस्ट थे, एक तो हार्डी थे और एक विनबर्ग थे। इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, और पहले एक लाइन लिख लेना इसके आगे, ये एक्सप्लेन करता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स को। ये एक्सप्लेन करता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स को। ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या है, ये चीज यूं नहीं लिखा रहा मैं। जब आप एक पेज पलटोगे ना हार्डी विनबर्ग स्टार्ट होने से ठीक पहले, देखो एक लास्ट लाइन, हार्डी विनबर्ग स्टार्ट होने से पहले का पन्ना पलटो, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन की लास्ट लाइन क्या कह रही है। हाँ तो ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में आपको समझाता है। आपने जब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर पढ़ा था ना, वो तो थी मेंडल भाई साहब वाली जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स। यहां मैं बात कर रहा हूं पॉपुलेशन जेनेटिक्स की। एकदम सिंपली समझो आप, हार्डी विनबर्ग दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक बात बताई थी कि किसी भी पॉपुलेशन में जनरेशन टू जनरेशन जीन, फ्रीक्वेंसी, लोकस, एलील सब कांस्टेंट रहते हैं। अब आप समझो, जीन की एलील समझते हो ना, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। मैंने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी जीन के दो क्या है, एलील। जहां एलील क्रोमोसोम में बैठते हैं वो क्या है, लोकस। आप एलील हो, आप बेंच पे जहां बैठे हो वो बैठने वाली जगह कौन है, ये बेंच क्रोमोसोम है। हम जहां बैठे हैं वो जगह कौन है, लोकस। तो हार्डी विनबर्ग ने क्या कहा, इन्होंने एक बात बोली कि किसी भी पॉपुलेशन में जनरेशन टू जनरेशन, मान लो पॉपुलेशन की जनरेशन ए है, ए से फिर बी है, बी से सी है, हर जनरेशन में जीन की नंबर, एलील, लोकस, फ्रीक्वेंसी सब कुछ कांस्टेंट, सेम, उसमें कोई चेंज। आप प्रैक्टिकली सोचना बेटा जी, मान लो ए पॉपुलेशन में ये कोई क्रोमोसोम है, इस पे जीन बैठे हैं, यहां जीन बैठे हैं, इसकी अगली जनरेशन आई बी, तो बी जनरेशन में नंबर ऑफ जीन, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनके एलील, उनकी पोजीशन, क्या सब सेम रहता है। पेरेंट्स और हमारा ही कंपेयर कर लो, क्या पेरेंट्स से अपने में जब जीन आए थे सेम आए थे, क्या जीन की नंबर में, फ्रीक्वेंसी में, जगह में कोई चेंज नहीं हुआ। अगर कोई चेंज नहीं होता तो हम एज इट इज पेरेंट्स के जैसे होते, हमारे में कोई नया कैरेक्टर, जबकि हम तो अलग हैं। वेरिएशंस आप में आई, और वेरिएशंस आई जब गैमिट बने, गैमिट बने तो मियोसिस हुआ, और मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर में एलील बदल गए, एक्सचेंज ऑफ जीन, जीन बदल गए। तो मैं प्रैक्टिकली अगर बोलूं तो भैया जनरेशन टू जनरेशन हमेशा फ्रीक्वेंसी, एलील कांस्टेंट नहीं रहते, उनमें क्या आएगा, चेंजेस। चेंजेस आने से तो अपने में क्या आती है, वेरिएशन। फिर सुनो, हार्डी और विनबर्ग दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा किसी भी पॉपुलेशन में जनरेशन टू जनरेशन एलिलिक फ्रीक्वेंसी, जीन की लोकस सब क्या रहता है, कांस्टेंट, सेम, फिक्स, उसमें कोई चेंज नहीं आता। लोगों ने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, कांस्टेंट कैसे रहेंगे, चेंजेस तो आएंगे, वेरिएशन तो आएगी। फिर हार्डी विनबर्ग ने बोला अरे मेरी पूरी बात तो सुनो, कांस्टेंट रह सकते हैं लेकिन उनके लिए कुछ कंडीशंस है। हार्डी विनबर्ग से पूछा बताओ भाई क्या कंडीशन है, उसने बोला उस पॉपुलेशन में 5 फैक्टर नहीं होने चाहिए। अगर कोई पॉपुलेशन जनरेशन टू जनरेशन जीन को कांस्टेंट रख रही है, वो तभी पॉसिबल है जब उसमें 5 फैक्टर ना हो। वो फैक्टर कौन से देखना बेटा जी, उसने कहा उस पॉपुलेशन में नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। अब समझो आप, सर नेचुरल सिलेक्शन से क्या होगा, मान लो आराम से समझियो,
एक पॉपुलेशन में 100 मेंबर है, मान लिया मैंने, 100 में से 2 या 3 बीमार है, बुरी तरह से वीक है, बीमार है, लेस एडेप्टेड है, तो नेचर उनको रिजेक्ट कर देगी। तो क्या इन 3 मेंबर के जीन अगली जनरेशन में जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो क्या नेक्स्ट पॉपुलेशन में जीन की नंबर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रही? नहीं रही। तो आरडी विनबर्ग ने बोला मेरी दी गई पॉपुलेशन में नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, उस पॉपुलेशन में म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन भी जीन की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देगा। उस पॉपुलेशन में रिकॉम्बिनेशन भी नहीं होना चाहिए। अरे क्रॉसिंग ओवर हुआ तब भी जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। उस पॉपुलेशन में जीन माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। माइग्रेशन का मतलब अपनी क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, सब में 10 जीन हैं, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 10 उतने अपने जीन हो गए। मान लो अपनी क्लास के 5 बच्चे दूसरे बैच में चले गए, तो हमारी क्लास में जीन की फ्रीक्वेंसी कम हो गई, जहां गए वहां ज्यादा, तो दोनों जगह फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। जहां से गए वहां कम, जहां पे गए, इकोलॉजी में पढ़ोगे ना तुम, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन, वही सेम चीज। तो जीन में क्या नहीं होना चाहिए? माइग्रेशन। और एक वर्ड एनसीईआरटी लिखती है जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या है समझ लो। फिर सुनो, एकदम बेसिक चीजें, क्वेश्चन सीधा आएगा, 5 फैक्टर के नाम आएंगे या वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। फिर हार्डी विनबर्ग 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने किसको एक्सप्लेन किया? पॉपुलेशन जेनेटिक्स को। क्या कहा? किसी भी पॉपुलेशन में जनरेशन टू जनरेशन जीन से रिलेटेड सारी चीजें क्या रहेगी? कांस्टेंट, सेम रहेगी। फिर कहा यार ऐसा तो नहीं हो सकता, जीन अगर सेम चले गए तो नया कैरेक्टर, जबकि हमारे में तो वेरिएशन आ रही है। तो फिर आरडी विनबर्ग ने कहा ऐसा हो सकता है अगर उस पॉपुलेशन में ये 5 चीजें ना हो, उसमें ना तो नेचुरल सिलेक्शन हो, ना ही म्यूटेशन हो, ना ही रिकॉम्बिनेशन हो, ना उस पॉपुलेशन के मेंबर दूसरी जगह जाए, ना दूसरे मेंबर उस पॉपुलेशन में आए, कोई माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, और ना ही जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है ये जो आना जाना हो रहा था, अगर ये बाई चांस होता है तो मैं कह दूंगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। बाई चांस का मतलब देखो, ऐसे ही समझो, बाकी लिखी हुई बातें हैं। 50 मेंबर थे क्लास में, मैंने 3 को उठाया, तुम तीनों खड़े हो जाओ रे, कल उस बेच में बैठना। तो तुम तीनों का बेच चेंज किसने करवाया? मैंने फोर्स किया, खड़े हो, कल इस क्लास में नहीं दिखने चाहिए, दूसरे बेच में बैठ जाना। तो फ्रीक्वेंसी कम हुई कि नहीं हुई? होगी ना। 3 गए तो इनके जीन तो गए, जहां गए वहां बढ़ गए, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। ये तो मैंने करवाया है। अचानक क्या हुआ, आपकी क्लास सुबह लगती है, एक दिन 4 बच्चे एब्सेंट थे और अनाउंस हुआ कि भैया कल तुम्हारी क्लास इवनिंग में 2 बजे से। तो आपको तो पता था, लेकिन जो क्लास में एब्सेंट थे उनको ये इंफॉर्मेशन नहीं थी। वो अगले दिन आए, सुबह आ लिए, तो जो बेच यहां बैठा था उसमें बैठ लिए, तो उनको इस बात का पता। ये जो चेंजेज आया वो बाई चांस हुआ। अगर बाई चांस कोई काम हो रहा है देन इट्स टर्म्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। लिखा मिलेगा बाई चांस फ्रीक्वेंसी बदल गई, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब सुनो, जो आप समझो, देखना बच्चों, 2 बातें हैं, हार्डी विनबर्ग और इवोल्यूशन। ध्यान देना, हार्डी विनबर्ग क्या कहता है? पॉपुलेशन में जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? नहीं आने चाहिए, सब कुछ कांस्टेंट रहना चाहिए। इधर है इवोल्यूशन, ये क्या कर रहा है? कॉन्टिन्यूअस आने वाले चेंजेस। तो मैं सीधा कहूं, एक पॉपुलेशन है ए, उस पॉपुलेशन में मान लो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो रहा है, किसी पॉपुलेशन में हार्डी विनबर्ग एप्लीकेबल हो रहा है, तो उस पॉपुलेशन में इवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। क्लियर होना ये चीज। जहां हार्डी विनबर्ग है वहां इवोल्यूशन। हार्डी विनबर्ग तो कहता है सब कुछ कांस्टेंट, जबकि इवोल्यूशन कहता है कॉन्टिन्यूअस आने वाले चेंजेस। अब देखो ये 5 जो फैक्टर बोर्ड पे लिखे हैं, ये हार्डी विनबर्ग को फेवर करते हैं कि अपोज में है? नेचुरल सिलेक्शन फेवर कर रहा है क्या? अगर नेचुरल सिलेक्शन होगा तो हार्डी विनबर्ग लगेगा कि नहीं लगेगा? तो फेवर कर रहे हैं कि अपोज में? अपोज में है। और ये 5 इवोल्यूशन के फेवर में है। डार्विन ने यही तो कहा था, इवोल्यूशन का रीजन ही कौन है? नेचुरल सिलेक्शन। ह्यूगो डी व्रीज ने बोला म्यूटेशन। इन 5 से चेंजेस आता है, मतलब क्या होगा? इवोल्यूशन। जबकि हार्डी विनबर्ग ने बोला ये 5 फैक्टर नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये 5 में से कोई भी आ गया तो क्या आ जाएगा? चेंजेस। और चेंजेस बोले तो इवोल्यूशन। तो बेसिक लाइन बोलूं, हार्डी विनबर्ग एप्लीकेबल प्रिंसिपल में
इवोल्यूशन नहीं होता। तो लाइंस लिख सकते हो पास में, हार्डी-विनबर्ग कहां अप्लाई होगा? नॉन इवोल्विंग पॉपुलेशन। बोलो, बात भेजे में घुस ही गया। हार्डी-विनबर्ग उस पॉपुलेशन पर अप्लाई हो रहा है जो कैसी होगी? नॉन इवोल्विंग। सर इवोल्यूशन तो हर पॉपुलेशन में होता है, बिल्कुल होता, तो हार्डी-विनबर्ग अप्लाई। ये हाइपोथेटिकल प्रिंसिपल था जो कहता है सब कुछ कांस्टेंट रहेगा अगर ये 5 फैक्टर ना हो, क्योंकि पांचों फैक्टर इवोल्यूशन को तो फेवर कर रहे हैं, इस प्रिंसिपल के अपोज में है। आराम से देखो, बस कुछ नहीं, बेसिक चीज आपको आनी चाहिए। अब यहां ये लिखा है फ्रीक्वेंसी सपोज रिमेन फिक्स एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू जनरेशन, that frequency of population are stable and is constant from generation to generation। कोई चेंज, सब कुछ फिक्स चलेगा। तो प्रिंसिपल जिस पॉपुलेशन पर अप्लाई हो रहा है वो पॉपुलेशन कैसी होगी? नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन। फिर कह रहा हूं, हार्डी-विनबर्ग कहता है कोई चेंज, सब कुछ सेम रहेगा, जबकि इवोल्यूशन कहता है तो जहां हार्डी-विनबर्ग है वहां इवोल्यूशन, और जहां इवोल्यूशन है वहां हार्डी-विनबर्ग नहीं है। ये पांचों फैक्टर चेंज लाते हैं, मतलब इवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, जबकि हार्डी-विनबर्ग के अपोज में है। द जीन पूल, जीन पूल बेटा जी एक नया वर्ड है, अंडरलाइन करियो, जीन पूल। टोटल जीन, किसी पॉपुलेशन में टोटल जीन और उनके एलील, वो जीन पूल है। रिमेन्स कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट रहेगा, और इनका टोटल भी बताया कितना होगा? 1। पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1, सब फिक्स होगा, नंबर 1 रहेगी। अब फॉर्मूला बेस्ड कुछ बातें तुम्हें बता रहा हूं जिनसे वो क्वेश्चंस तुम्हारे होंगे। ये रहा पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब तुम्हें होमोजाइगस हेटेरोजाइगस पता है क्या? पी स्क्वायर क्या है? वैसे तो होमोजाइगस ही है, ये भी, ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये आया था क्या? टी को पी मान लो, पी स्क्वायर 2p क्यू और क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर होमोजाइगस डोमिनेंट, क्यू स्क्वायर होमोजाइगस रिसेसिव, 2p क्यू हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस। तो बेंच साइड लिखती है, अगर मैं इसको ए मानता हूं तो कैपिटल ए को मान लिया मैंने पी स्क्वायर, स्मॉल ए को मान लो चाहे तुम क्यू स्क्वायर, और कैपिटल ए स्मॉल ए को मैं मान लूंगा 2p क्यू। ये 4 पॉइंट में लिखा रहा हूं, ये तुम लिखो, सारे क्वेश्चन इन्हीं से हो जाएंगे। न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आएंगे, बच्चे जो बड़ी गलती करते हैं वो पहचानने में गलती कर रहे हैं कि आपसे पूछा क्या जाता है, एलील पूछ रहा है कि मेंबर पूछ रहा है। तो 5 चीजें तुम लिखना, फिर 7-8 क्वेश्चन लाया हूं मैं प्रैक्टिस के लिए, वो हम करेंगे। पी क्या है और क्यू क्या है, तुम्हें ये नहीं पता चलता, बस गलती वहां होती है, तुम्हें पी और पी स्क्वायर का फर्क नहीं पता चलता, क्यू और क्यू स्क्वायर का डिफरेंस नहीं पता चलता। ये डिफरेंस पता चल गया तो सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए इसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। पी होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, अरे जीन के 2 एलील होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 2 अलग अलग एलील ही तो है। तो पी और क्यू क्या है? एलील। क्यू क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील। केवल पी केवल क्यू एलील है, कैपिटल टी स्मॉल टी एलील है, ये एलील है बेटा जी। आ गया गुरुजी पी स्क्वायर, ये होगा होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, या मेंबर भी लिख सकता हूं मैं। पी स्क्वायर होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, बोले तो मेंबर, अगर मेंबर दे दिया तो पी स्क्वायर लिखोगे तुम, रटने की बात नहीं है, हम हैं इंडिविजुअल। आपके अंदर एक जीन के मैक्सिमम कितने एलील हो सकते हैं?
एक डिप्लॉयड आदमी में एक जीन के मैक्सिमम कितने एलील हो सकते हैं? दो ही हो सकते हैं। क्या पूछ लिया गुरुजी? अरे ये रही तुम्हारी सेल, कितने क्रोमोसोम है? 46। ये जो पेयर क्रोमोसोम है वो होमोलोगस होते हैं ना बच्चों। ये मान लो पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर। इसमें कोई जीन है, जेनेटिक्स की बात है, इसमें जीन है कैपिटल टी, यहां मान लो स्मॉल टी, इसमें पी, यहां भी मान लो पी। तो एक जीन के कितने एलील है? तो एक डिप्लॉयड सेल में, एक इंडिविजुअल में एक जीन के कितने एलील मिल सकते हैं तुम्हें? दो। अगर सेल होती हैप्लॉइड, जैसे स्पर्म ओवम बना हैप्लॉइड, हैप्लॉइड में क्रोमोसोम होमोलोगस में दो में से केवल एक ही आएगा। इसका एक आएगा, इसका एक आएगा, इसका एक आया, इसका एक आया। तो मान लो इसमें कैपिटल टी आया, इसमें पी। तो हैप्लॉइड सेल में उसी जीन के कितने एलील मिलेंगे? एक मिलेगा। जबकि डिप्लॉइड में मैक्सिमम कितने होंगे? दो। अब इस बात को समझो। पी स्क्वायर इंडिविजुअल, मेंबर, तो एक मेंबर में जीन के कितने एलील? दो। तो मैंने लिख दिए पी स्क्वायर। क्यू स्क्वायर होमोजाइगस, डोमिनेंट की जगह बेटा जी रिसेसिव इंडिविजुअल, और 2pq हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स। बस। P और Q एलील है, P स्क्वायर Q स्क्वायर इंडिविजुअल की नंबर है। और हेटेरोजाइगस में हमेशा 2pq रखना, कोई दिक्कत? ये पांच चीजें समझो, फिर मैं 5 फैक्टर पढ़ाकर तुम्हें क्वेश्चन कराता हूं। वही है बस, ये सारी बातें। दिस इज बाइनोमियल एक्सपोनेंशियल ऑफ p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा। एक बार फॉर्मूला भी पूछा था, p स्क्वायर 2pq क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये लिख रहा है यहाँ p स्क्वायर स्मॉल ए क्यू स्क्वायर कैपिटल ए स्मॉल ए 2pq, वो मैंने उधर लिखा दिया तुम्हें, लिख दी बातें। अगले पेज पे 5 फैक्टर है, 5 फैक्टर टिक लगा लो। ये पूछते हैं जो हार्डी विनबर्ग रूल को अफेक्ट करेंगे, कौन कौन से? दीज आर जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। जीन फ्लो भी सुन लो बच्चों। अपनी क्लास के 50 बच्चे थे, 5 बच्चे दूसरे बैच में गए, मैं क्या कहूंगा उसको? माइग्रेशन। माइग्रेशन, माइग्रेट हो गए। अगले दिन वहां के 10 बच्चे तुम्हारे बैच में आ गए, माइग्रेशन। नेक्स्ट डे फिर 5 बच्चे गए। रोज अगर माइग्रेशन होता है तो जीन का क्या हो गया? मल्टीपल टाइम होने वाला माइग्रेशन क्या बन जाएगा? आगे लिख दिया, अभी इसने पढ़ लेना। ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। 5 फैक्टर है जो किस पर इफेक्ट डालेंगे? हार्डी विनबर्ग। फिर कर रहा हूं, ये 500 फैक्टर इसको सपोर्ट करते हैं कि अपोज में? अपोज में। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? एवोल्यूशन, क्योंकि क्या ला रहे हैं? चेंजेस। व्हेन माइग्रेशन ऑफ ए सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन द ओरिजिनल एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन। ठीक है, हमारी क्लास के बच्चे दूसरी जगह गए, तो हमारी क्लास में और दूसरी क्लास दोनों में फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? चेंज। हमारी में फ्रीक्वेंसी कम, गए वहां। देखो अगली लाइन, न्यू जीन और एलील आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन। अगर देर वुड बी जीन फ्लो इफ दिस माइग्रेशन हैपन्स मल्टीपल टाइम, अगर ये माइग्रेशन बार बार हो रहा है तो हम उसको क्या कह देंगे बेटा जी? जीन फ्लो। अगर ये बाई चांस हो रहा है तो जेनेटिक ड्रिफ्ट। अंडरलाइन करना, इफ द सेम चेंज अकर्स बाई चांस इट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। बाई चांस होता है तो जेनेटिक ड्रिफ्ट। और लास्ट में एक नाम आया फाउंड्री इफेक्ट। ये क्या है? इसको ऐसे समझो, एक बड़ी पॉपुलेशन है, मान लो उसमें 1 लाख मेंबर है, कितने भी है,
इनमें से 1000 मेंबर अलग हो गए, एकदम अलग हो गए, सेपरेट। और इन 1000 मेंबर ने हजारों साल, लाखों साल बाद इसमें इतने चेंज आ गए कि इन्होंने क्या बना दी, एक नई स्पीसीज। पहले पॉपुलेशन ए थी, अब एक और बन गई बी। मतलब बी स्पीसीज के लिए इन 1000 मेंबर ने किसका काम किया, फाउंडर का। तो इस इफेक्ट को क्या बोल दिया, फाउंडर इफेक्ट। इस प्रोसेस से सिक्कर इंडस्ट्री में नंबर ऑफ कोचिंग बढ़ी है कि घटी है कि उतनी रही है, बढ़ी है। तो इस प्रोसेस से नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ेगी। पहले एक थी, अब कितनी हो गई, 2। इसके कुछ मेंबर और अलग हो गए, उन्होंने एक नई स्पीसीज बना दी। ये समझा रहा है कि सम टाइम द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट, वो इतने चेंज हो जाते हैं कि एक नई स्पीसीज बना देते हैं। द ओरिजिनल पॉपुलेशन बिकम फाउंडर एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड, जो मेंबर अलग हुए थे उन्होंने नई स्पीसीज के लिए किसका काम किया, फाउंडर का। और ये इफेक्ट क्या कहलाया, फाउंडर इफेक्ट। और फाउंडर इफेक्ट के बाद बेटा जी आपसे पूछे नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज, पहले वाली भी है और उससे नई बन गई, तो पुराने वाली कोचिंग भी होगी, नई और बन गई, तो नंबर ऑफ इंक्रीजेज ही हो रहा है। 5 फैक्टर पे आपको फोकस करना है। अब मैं एक छोटी सी बात अलग से ऐड करवा रहा हूं, फिर क्वेश्चन कराऊंगा, कहीं पर एक चीज फंसा लो। ये पांचों फैक्टर तो हार्डी विनबर्ग के अपोज में है। 2 फेवरेबल फैक्टर भी लिखना बेटा जी, सपोर्टिंग फैक्टर। हार्डी विनबर्ग को सपोर्ट करते हुए 2 फैक्टर है। पहला लार्ज पॉपुलेशन और दूसरा रैंडम मेटिंग या नॉन सेलेक्टिव मेटिंग। रैंडम या नॉन सेलेक्टिव मेटिंग, पहले दोनों वर्ड लिख लो। 5 तो उसके अपोज में है, लेकिन 2 फैक्टर उसके फेवर में भी है। एक तो पॉपुलेशन बड़ी हो और नॉन रैंडम मेटिंग हो, ये फेवरेबल फैक्टर है हार्डी विनबर्ग के। लार्ज पॉपुलेशन में कैसे फेवरेबल है, लार्ज पॉपुलेशन और रैंडम मेटिंग। रैंडम का नाम मैंने निकाल नॉन सेलेक्टिव मेटिंग। अपनी क्लास में बच्चों 50 बच्चे थे, ध्यान दियो। 50 में से एक दिन 5 बच्चे एब्सेंट थे, मुझे पता चल गया, छोटा बेस था उसमें 5 बच्चे भी नहीं, तो पता चल गया कि आज एब्सेंट है। 50,000 बच्चे बैठे थे, 10 बच्चे भी एब्सेंट है, कोई पता नहीं चलेगा। क्या समझे, छोटी पॉपुलेशन में अगर कुछ मेंबर इधर उधर होते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी बदल गई तो हार्डी विनबर्ग एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, लाखों मेंबर की पॉपुलेशन है, 5, 10, 15, 20 अलग भी हो गए तो फ्रीक्वेंसी पर ज्यादा इफेक्ट। और हार्डी विनबर्ग ही तो कहता है सब कुछ क्या रहे, सेम, जेनेटिक इक्विलिब्रियम, जेनेटिक इक्विलिब्रियम सब सेम रहो। तो छोटी पॉपुलेशन पर चेंजेस जल्दी दिखेगा, बड़ी पे दिखाई नहीं देगा। दूसरा लिखा है रैंडम मेटिंग, ये क्या होती है, 100 मेंबर थे, नेचुरल सिलेक्शन तो क्या कहता है, किनके बीच में रिप्रोडक्शन होना चाहिए, जो फिटेस्ट हो, नेचर ने उन्हीं को तो सिलेक्ट किया है। मान लो 100 में से 5 वीक थे, कमजोर थे, लेस एडेप्टेड थे, वो तो खत्म हो जाएंगे, उनमें रिप्रोडक्शन, तो उनके जीन अगली जनरेशन में नहीं आएंगे, मतलब जीन कांस्टेंट। जबकि हार्डी विनबर्ग कहता है भैया रिप्रोडक्शन सब में होना चाहिए, वो उस पर नेचुरल कोई सिलेक्शन नहीं कि ये और ये रिप्रोड्यूस करे। रिप्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, नॉन सेलेक्टिव, हर मेंबर रिप्रोड्यूस करेगा तभी तो उनके जीन अगली जनरेशन में जाएंगे। जबकि नेचुरल सिलेक्शन कहता है केवल फिटेस्ट ही रिप्रोड्यूस करेगा, जिसको सेलेक्ट किया है वही रिप्रोड्यूस करेगा, जो फिट नहीं है वो रिप्रोड्यूस, मतलब उसके जीन तो ट्रांसफर, जब जीन गए ही नहीं तो मामला कांस्टेंट नहीं रहा। समझ में आई, वरना 2 पॉइंट याद रख लियो भैया, ये 2 फेवरेबल फैक्टर है और 5 अगेंस्ट फैक्टर है। एक नीट का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, ये सारी बातें सोच के बताना। जेनेटिक ड्रिफ्ट कौन सी पॉपुलेशन में ऑब्जर्व होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट कौन सी पॉपुलेशन में ऑब्जर्व होगा, स्मॉल की लार्ज? क्या सबका आंसर स्मॉल है? हाँ है तो सही है, अगर सबका आंसर स्मॉल है तो सही है। कैसे समझे, जेनेटिक ड्रिफ्ट हार्डी विनबर्ग के
अगेंस्ट है। लार्ज पॉपुलेशन आरडीबी नंबर के सपोर्ट में है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट किस में अप्लाई होगा? स्मॉल पॉपुलेशन। छोटी पॉपुलेशन में चेंजेस तुरंत दिख जाएगा, चेंजेस तुरंत आ जाएगा फ्रीक्वेंसी में, जबकि बड़ी पॉपुलेशन में विजिबल नहीं होगा। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट अप्लाई होता है कौन सी पॉपुलेशन पर? स्मॉल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन पे। चलो अब तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस लाया हूं, पहले तो मैं ये न्यूमेरिकल वाले कर लो। ये रहा, इसमें पीवाईक्यू सब है, हर टाइप के 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं तीनों उठा लाया। कर लेना, तुम गलत नहीं होने चाहिए। बस ये देख लेना, एलील पूछ रहा है कि मेंबर पूछ रहा है। एलील होगा पी क्यू, मेंबर आते ही पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या दी है बच्चों आपको? रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी कितनी है? पी प्लस क्यू बराबर 1, याद रख लो शॉर्ट में, पी प्लस क्यू इक्वल टू 1। अब रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी कितनी है? मतलब क्या दिया है डायग्राम, क्वेश्चन में क्या दिया है? गिवन वैल्यू किसकी दी है बताओ मुझे? क्यू की कितना दिया है? सर आपको क्यू कैसे पता चला? क्योंकि रिसेसिव है और क्या है? स्क्वायर नहीं, एलील। तो क्यू की वैल्यू कितनी दी है? 0.6। अब तुमसे क्या पूछा है? ओहो हो, इंडिविजुअल पूछा है। क्या पूछा है? होमोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन क्या है? आस्क, क्या पूछा आपसे? किसकी वैल्यू पूछी है? पी स्क्वायर की वैल्यू पूछी, किसकी है? पी स्क्वायर की। कोई समझ आएगी क्या सोल्व करने में? पी स्क्वायर कैसे पता चला मुझे? इंडिविजुअल। तो Q इजिकल टू 0.6, तो बेटा जी P प्लस Q बराबर 1, तो कितना होगा? P इजिकल टू 0.4 हो गया। पूछा क्या है? P स्क्वायर। कोई समस्या? अगर आपको ऑप्शन परसेंट में दिखाई दे तो मैं इसको परसेंट में भी निकाल सकता हूं। क्लियर? पी क्यू पी स्क्वायर का फर्क समझ जाना। अगर परसेंट में दिया हुआ तो 16% हो गया ना, नहीं दिया हो तो 0.16 ही ठीक है, 0.16 है। अगला क्वेश्चन देखें। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। आंसर बोल दो, परसेंट में भी वैसे भी। पेन तो लेने की जरूरत ही नहीं है, पेन पेंसिल हवा में करो। क्या चाहते हो सर, -5 करें हम? आप क्या चाहते हो? अरे किसकी वैल्यू दी है? एम कितना दिया है? एन कितना दिया है? गुरुजी पी क्यू तो है ही नहीं। अरे पी मान लो। क्या पूछा आपसे? क्या है ये? होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या निकालना है तुम्हें? नहीं निकाल सकते क्या? कितना? अगर परसेंट में हो तो बोलो। हेट्रोजाइगस है 2BQ, किसी को पी किसी को क्यू मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। कर लोगे? लिख लेना बाद में मोबाइल से, तुम कैसे भी करो। ये लो, ये PYQ नीट का 2013 या 14 में आया हुआ है। लिखो, क्वेश्चन लिखो और सोल्व करो, भूल जाओगे तुम 3 दिन बाद। कुछ नहीं है, पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। कौन पहले आंसर निकालता है? इसका नहीं, एक क्वेश्चन बताऊंगा, उस पर चॉकलेट रखूंगा मैं। उसका जो आंसर देगा उसको चॉकलेट मेरी तरफ से, जो गलत देगा वो मुझे खिलाएगा। इसमें नहीं है, इसके बाद है एक क्वेश्चन, उससे भी मैं डबल लूंगा। मस्ट है, उस क्वेश्चन में शामिल होना मस्ट है।
पार्टिसिपेट करना मस्ट है भाई, बच के नहीं भाग सकते उससे। बोलो इसमें क्या दिक्कत आई? अरे कैपिटल ए कितने हैं? 360, कितने में से? ये पी स्क्वायर होगा, ठीक है। कितने में से हैं? कितने आए होंगे? ये होगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो P इज इक्वल टू दो चार बार कर लोगे ना तो तुम्हें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे गुरुजी? 360 है तो छछंगा 36.6 ही आएगा ना, 416.4 ही आएगा ना, 0.4 और 0.6, खेल खत्म। 2PQ 0.48, जरूरत ही नहीं है, 2-3 क्वेश्चन करती प्रैक्टिस हो गई। तो P आ गया 0.6, Q निकालने की जरूरत नहीं है लेकिन तुम निकाल सकते हो। स्मॉल ए कितना दिया इसने? 160, मतलब Q स्क्वायर है ये, आउट ऑफ 1000 तो 0.16, तो Q स्क्वायर है 0.16, तो Q इज इक्वल टू 0.4। तुम वैसे निकाल सकते हो P प्लस Q बराबर 1 होता है। पूछा क्या है? लो आंसर आ गया, एलील पूछा है। तो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 0.6, और स्मॉल ए की कितनी आ गई? नहीं पूछा। अगर कैपिटल ए स्मॉल ए पूछ लेता तो क्या बताते? आ गया? मत करो, इसलिए डिवाइड करना पड़ा क्योंकि जब आप इनके ऑप्शन देखोगे ना, इस क्वेश्चन के ऑप्शन ये थे, हाँ सोल्व नहीं होगा, और ऑप्शन ऐसे थे, ऐसे। तो तुम्हें ऑप्शन देख के पता चल जाएगा कि आपको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि P प्लस Q बराबर 1 है ना, तो एक से रखना पड़ेगा सबको, 1 मानते हुए सोल्व करना पड़ेगा, इसलिए डिवाइड हुआ ये। मैं ऑप्शन तो लाया नहीं, बाकी ऑप्शन ऐसा था तो आपको वहां जाना ही पड़ेगा। ठीक है, एक और दूं प्रैक्टिस। ये भी वो चॉकलेट वाला नहीं है, ऐसे ही है, तो करो, वो अलग है एक। ये तो कर दो, एक का तो आंसर बताओ। रिसेसिव इंडिविजुअल आर 16%, क्या दिया है? क्या दिया है? हैं? दिया हुआ क्या है? P स्क्वायर Q स्क्वायर, क्या दिया है? Q स्क्वायर। Q स्क्वायर कितने हैं? परसेंट है तो तुम निकाल सकते हो ना। ये तो है Q स्क्वायर, तो Q, फिर कर रहा हूं, तुम्हें देखते ही आ जाएगा। 16 है तो 4 ही होना है, कहीं ना कहीं 0.4 ही आना है। ये जब इतना है तो P तो आ गया। क्या पूछा अगले से? ये पूछा है। क्वेश्चन में बस कुछ ही डेटा मिलेंगे तुम्हें, या तो क्वेश्चन में ये मिल जाएगा, या क्वेश्चन में ये मिल जाएगा। फिक्स पैटर्न है इन क्वेश्चंस के। या तुम ऐसे भी देख सकते हो ना, भी दे तुम्हें P की वैल्यू दे दी, चलो यहां से चालू करता हूं, 0.2 दे दी, तो Q कितना होगा? सॉल्व ही नहीं करना। ये 0.3 दे दिया तो ये कितना हो जाएगा? ये 0.4 दे दिया तो, ये 0.6 दे दिया तो, यही होना है। जो हेट्रोजाइगस होगा ना 2PQ, वो कभी भी 50% से ज्यादा नहीं होगा। तो अगर कोई ऑप्शन में 51, 52, 53% है तो वहीं क्रॉस कर देना। कैसे नहीं होगा सर? इसका 2PQ 32, 8 दूनी 16, दूनी 32, इसका 42, अरे 42, इसका 48, 40, बस 48 के ऊपर 0.5 का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, यही होंगे। तो अगर 50% के ऊपर कोई वैल्यू दिख रही है वो कभी भी हेट्रोजाइगस
फिर लेस देन 50% ही आएगा। ये कुछ डेटा तुम्हारे पास रहेंगे, इन्हीं में से क्वेश्चन घूम फिर के आ जाएगा। 16 दिया है तो निकाल लेना, क्या जोर है इसमें। बस इंडिविजुअल और एलील का फर्क समझ जाना है। इंडिविजुअल है तो स्क्वायर, एलील है तो पी क्यू, ठीक है ना। एलील तो अलग अलग ही होते हैं। ये भी नहीं है, ये तो कर लो, सीधा ही है। क्या दिया है, डोमिनेंट एलील ए कितना दे दिया, बाकी सब निकाल लो। क्या पूछा है तुमसे, पी है तो क्यू कितना है, मुझे नहीं पता क्या दिया है। 2p q कितना आ गया, 0.4 देखते ही अपने आप दिमाग में आ जाएंगे बाकी वैल्यू। अब पूछी क्या है, पूछा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल पूछे हैं बेटा जी। होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल का मतलब पी स्क्वायर पूछा है, हेट्रोजाइगस का मतलब 2p q पूछा है, और होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब q स्क्वायर पूछा है। तो q बराबर 6 था, तो q स्क्वायर p स्क्वायर। अगर ऑप्शन में परसेंट दिखे तो बता देना, अगर परसेंट हो तो, नहीं तो ये दिख जाएंगे, जो दिखे वो कर देना, कर लोगा। ये भी नहीं है। ये एक पीटीसी कोई पेपर होता, मतलब ये रिसेसिव कैरेक्टर है, आप ऐसे समझो। पीटीसी फिनाइल थायोकार्बेमाइड एक केमिकल होता है। कुछ लोग इस केमिकल का टेस्ट बता पाते हैं, कुछ को पता ही नहीं चलता। मतलब कुछ की जीभ पर इसके लिए टेस्ट बड होती है, कुछ की जीभ पे नहीं होती। तो मैं तो छोड़ो इससे। क्या पूछा है, मतलब दिया क्या है, पी क्यू कुछ भी मान लो, रिसेसिव हो तो मैं क्यों मान लूं। सोलह दिखती 0.4 आया दिमाग में, 0.4 आते ही अपने आप आंसर आ गया। 0.48, 0.48 बस। 16 दिखेगा, 36 दिखेगा तो अपने आप सेट कर देना, हो ही रखा है, जरूरत ही नहीं पेन चलाने की। ये है डेयरी मिल्क चॉकलेट का क्वेश्चन है। करो, लिखो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, एम्स का आया हुआ है। जिसने आंसर दे दिया वो मेरे से चॉकलेट ले लेना, जिसने गलत दे दिया वो मुझे दे देना, जिसने नहीं दिया वो डबल दे देना। अगर नहीं दे पाए तो मैं तुम लोगों से छोटी चॉकलेट लूंगा, अगर आंसर दे दिया तो मैं तुम्हें बड़ी सी चॉकलेट दूंगा। ए फॉर अनिल है यहाँ। तेरा क्या नाम, राहुल, लोकेश, क्या नाम, साहिल। तेरा अलवर, दीपक, एनडीए। सिमरन, सपना, क्या नाम, सपना। अंशु, फॉर्म भरा था तेने। ज्ञानी, सुमन देवी जी, बुढ़ानिया। तेरा क्या नाम बेटा, योगेश्वरी। ओहो, किसका आंसर आया भाई। सबसे पहले जो आंसर देगा उसको एक्स्ट्रा एक बाइट भी अलग से दी जाएगी। कुछ भी हो, सबसे पहले आंसर दो। बोल दे। परसेंट में आप मेंबर की नंबर बताओ, कितने मेंबर, हाउ मैनी। परसेंट में नहीं, उनकी एग्जैक्ट नंबर बतानी है तुम्हें। ऐसे नंबर बताओ, परसेंट मत बताओ। सपना कितना आया। ठीक, 8 नंबर, मतलब परसेंट, ठीक है, परसेंट आएंगे उनसे तुम नंबर कैलकुलेट करो। टोटल मेंबर 400, जितने भी जो भी आए एक्स वाई जेड, सबके अलग अलग आएंगे। 8 मतलब सब
हैं? तेरा भी 8 आ रहा है? ठीक है ठीक है। योगेश्वरी, कहीं से तो मैं भी लूंगा ना चॉकलेट। ये लिखा, ये आया क्या? कितना आया? 8। लॉक कर दूं? नकल हुई है। 8, एनडीए का भी 8। कोई ना, चलो अब बोलो, इधर से कोई तो आंसर लाओ, कुछ तो बोलो। देखो चॉकलेट मेरे पास आने का भी जुगाड़ करो, बताओ भाई। बोल अनिल। अंशु जी, आंसर देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी बोल, चाहे महात्मा गांधी दे दे, आंसर तो आएगा, वरना मैं लिख दूंगा 2 चॉकलेट। और ये हिसाब किताब कल ही करूंगा मैं। बायोटेक बाद में चालू होगी, पहले हिसाब किताब करूंगा। फेयर एक्सचेंज बोलो। सुमन, 80, अलवर के 80, मतलब आना तो 8 चाहिए सब में, है ना? ये तो एक तुमने 40 भी आ रहा है। साहिल के 256, इसने 8 हटाया इस बार, बाकी सब 8 8 ला रहे हो। 8 ही है। बोल अनिल, जल्दी बोलो भाई, टाइम अप हो रहा है। अंशु, सुमन, अरे खाली पड़ा है। 16। हाँ अंशु जी, अंशु अनिल, 2 ए वाले बोलो भाई। जीरो पॉइंट, जीरो तो नहीं आएगा, कुछ तो नंबर आएगी। 0 पॉइंट, तो इसको 400 का निकाल लेना, ये कितना आया है? 40। किसी को चेंज करना है इसमें? एक मौका सबके पास, कोई अपने आंसर को चेंज कर पाए। हो गए लोग। तो ये जो बच्चे हैं ना, यहां से लेकर यहां तक, कल चॉकलेट ले आना भाई। एक है जो मेरे से चॉकलेट लेगी, योगेश्वरी। इसका करेक्ट आंसर 128 है। ये पहला बैच है जिसमें मेरी चॉकलेट लगी, बाकी मैंने ली है मैंने इस क्वेश्चन में। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है। 8 चॉकलेट कल तुम लेकर आओगे और 1 चॉकलेट मैं इसको दूंगा। 8 छोटी छोटी चॉकलेट लानी है, मैं तुझे एक बड़ी चॉकलेट दूंगा, है ना? हाँ, वाह सही रहा आज की क्लास। कैसे निकाला आपने? ये कह रहा फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इन ए पॉपुलेशन। डोमिनेंट एलील का मतलब पी कितने हैं? 80% है, मतलब ये हुआ पी, तो क्यू कितना आया? आ गया। पूछा क्या आपसे? फाइंड आउट द हेट्रोजाइगस फ्रीक्वेंसी नंबर। हेट्रोजाइगस का मतलब 2p, यही होगा, यही होगा ना? तो मैं 32% बता दूं। किसका 32? कितने मेंबर है? तो 400 का कितना परसेंट निकाल लो, तो निकालो। योगेश्वरी ने चॉकलेट जीती है, बाकी सब चॉकलेट लेकर आएंगे। तो तुझे मैंने हिंट भी दिया था, मैंने कहा सोल्व करके दे। मैंने परसेंट बोला था 32, तो मैंने क्या बोला? मैं मेंबर की नंबर बता, सही बोला था ना, तभी मैंने आगे बोला। मैंने कहा मेंबर के नंबर भी निकाल, वरना इसने 0.08 बोला, मैंने इसको नहीं बोला मेंबर निकाल, तुझे बोला क्योंकि तेरा परसेंट सही आ रहा था। तो मैंने कहा आगे मेंबर भी निकाल दे उससे। थैंक यू, अच्छा लगा। कर लोगे ना? परसेंट देख के तुम्हें करने होते हैं, कर लेना भाई। स्क्वायर मेंबर पूछ रहा है कि एलील पूछ रहा है?
ये तुम प्रैक्टिस कर लियो, और 5-10 क्वेश्चन और थे, वो ग्राफ बच गया एक, कल करा दूंगा तुम्हें ग्राफ व्राफ। ठीक है, हो जैसी ना क्वेश्चन, ये 2-4 क्वेश्चन है, करो देखें ना। कल नहीं कराऊँ, आज ही करा देंगे, कल वो ग्राफ है थोड़ा सा वो पढ़ा दूंगा एक। करियो ये, कोई क्वेश्चन चॉकलेट वाला नहीं है अब। म्यूटेशन किसने है, क्या देख रहे हो, साल्टेशन, सिंगल स्टेप में होने वाला लार्ज म्यूटेशन, ये तो हो गया था। ये बताओ 1891, क्रेनियल कैपेसिटी 900, जावा की तो थी। स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, ये लिखा हुआ जाए तो क्या मान लेना, एडेप्टिव रेडिएशन। सपोर्ट करने वाला कौन था, प्रपोज भाई हैकल था ना, इसने तो उसको रिजेक्ट किया था बेटा जी, इसने सपोर्ट किया था, अर्नेस्ट हैकल ने। ये ह्यूमन वाला ही है, इवोल्यूशन ह्यूमन का, देखो करेक्ट पूछा आपसे, पहला सही है कि गलत। एग्रीकल्चर कब आया था, 10,000। ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस एग्जिस्टिंग 15 मिलियन ईयर से, वॉकड लाइक मैन थोड़ी था, चिंपैंजी और गोरिल्ला की तरह नकल वो करते, गलत है। होमो एबिलिस मीट खाता था क्या, मीट खाना तो इरेक्टस ने चालू किया था, फायर वाले ने। ये हो गया। 1 लाख से 40,000 साल पहले कौन थे, निएंडरथल मैन। डिस्प्रूव्ड बाई वॉन बेयर। हाँ, ये थोड़ा देख के करना है इस क्वेश्चन को, पीवाईक्यू है हल्का सा, बट एनसीईआरटी की कॉपी मानते हुए, एनसीईआरटी को ही सही माना था, आया हुआ क्वेश्चन है ये। कहां गड़बड़ कर सकते हो, होमोसेपियन और निएंडरथल की क्रेनियल कैपेसिटी में। ये 1400 किसकी माननी है, निएंडरथल की, क्योंकि एनसीईआरटी ने कितनी लिखी है उसकी, 1400। हमारी भी होती है 1350 से 1450, तो अपने में भी 1400 आता है, बट हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है। इरेक्टस की तो दिक्कत ही नहीं, 900, हेबिलस की इतनी, तो होमोसेपियंस की बच गई, वो ये है। तो एनसीईआरटी को मानते हुए निएंडरथल की 1400 ही रखनी है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। ह्यूगो डी व्रिज की म्यूटेशन वाली वेरिएशन बच्चों कैसी थी, रैंडम और डायरेक्शनलेस, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, वो हार्मफुल भी हो सकती है, बेनिफिशियल भी हो सकती है। ठीक है, हो गए ये जो कुछ क्वेश्चन थे ना वो वाले, वो तुम देख लेना। अब एक ग्राफ बचा है, 5 मिनट का पॉइंट है, कल ही करा दूं, और कल ही चालू कर दूंगा आपका बायोटेक्नोलॉजी।